है उन्हें सप्रेम जय भीम करता हूं। सहकारियों, आज का ये आखिरी हमारा लेक्चर होने जा रहा है। इसके बाद हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे और वो प्लेटफॉर्म होगा ट्रेनर्स। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का लास्ट सेशन है, लास्ट लेक्चर है, एक्सप्लोरेशन ऑफ अशोका द ग्रेट इन 21st century, the great Ashoka's golden period, being a layman and king of the welfare empire। ये आज का सहकारियों सब्जेक्ट है, टॉपिक है। ये रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार का होता है। रिकंस्ट्रक्शन हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन मींस इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरा प्रकार इसका सोसाइटी रिकंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हम एजुकेशन और थिंकिंग स्किल के माध्यम से कर सकते हैं, व्यक्तिगत रिकंस्ट्रक्शन। और सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन जो है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, वो होता है कोऑपरेशन से, तो सहकारियों, इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन, इसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के साथ साथ हमें सोच विचार कौशल की जरूरत है। और सोसाइटी रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हमें कोऑपरेशन जरूरी है। आज हम देखते हैं ना इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना सोसाइटी रिकंस्ट्रक्शन। सहकारियों, तो कोऑपरेशन हाउ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का समाज पुनर्जीवन के लिए सहकारिता का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या रोल है। कोऑपरेशन ट्रस्ट डेवलप करता है। कोऑपरेशन जब होता है तब ये कोऑपरेशन जन्म देता है विश्वास को, और विश्वास जो है ये फ्रीडम को निर्माण करता है, और फ्रीडम पॉसिबिलिटीज को निर्माण करता है, और पॉसिबिलिटीज विल टर्न्स टुवर्ड द क्रिएटिविटी। तो सहकारियों, और ये जो कोऑपरेशन है इसका सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रस्ट। अगर ये ट्रस्ट, ये इट इज लाइक अ ग्लास, अगर ग्लास के ऊपर छोटे से माइनर क्रैकिंग्स भी आते हैं, हेयर लाइक क्रैकिंग, फिशेस डेवलप होते हैं, तो वो जो ट्रस्ट है, वो जो विश्वास है, वो टूट जाता है और कोऑपरेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कोऑपरेशन को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए वो ट्रस्ट को भी जिंदा रखना बहुत ही जरूरी है सहकारियों। और ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज है, अगर हमारे अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है तो फ्रीडम होता है, हमें किसी चीज का भय नहीं होता है, पॉजिटिव कंपटीशन होता है। और जब पॉजिटिव कंपटीशन होता है तो हम पॉसिबिलिटीज देखने के लिए इफिशिएंट बन जाते हैं, और जब हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखते हैं, संभावना देखते हैं, तब वो संभावनाएं हम क्रियाशीलता की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, सृजनशीलता की तरफ कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं सहकारियों। दूसरा इसका महत्व यह है सहकारिता का, एसोसिएट इंडिविजुअल्स, हर मींस इंडिविजुअल्स को ज्वाइन करके, एसोसिएट करके उनका एसोसिएशन इन लाइफ की तरफ हम मुड़ते हैं। और जब ये होता है तब ये एसोसिएशन ऑफ लाइफ, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विल इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज नथिंग बट द डिग्निटी ऑफ लाइफ। प्रतिष्ठा युक्त जीवन जीने में हम कामयाब होते हैं। तो सहकारियों, ये जो रिकंस्ट्रक्शन है दो प्रकार का, उसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, थिंकिंग स्किल की जरूरत है, और सोसाइटी रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है सहकारियों। आज का अशोका द ग्रेट, ये जो टॉपिक है, इन अशोका को हमें, अशोका द ग्रेट, इनको हमें लेमैन की तरफ भी देखना है और हाउ ही वाज अ किंग, इस दृष्टि से भी देखने की हम कोशिश करेंगे आज। कलिंगा वॉर बिफोर क्राइस्ट 261, लगभग इस ये दरमियान ये कलिंगा वॉर हुआ। उसका पर्पस, उसका उद्देश्य ये था सहकारियों कि हर एक राजा, हर एक किंग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए
व्यापार जहां जहां जिस जिस रीजन में जो जो प्रांत में व्यापार बढ़ने की संभावना है, वो क्षेत्र वो प्रांत अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता था। उसी प्रकार उसी दृष्टि से उसी पर्पज के कारण अपना व्यापार वृद्धि के कारण अशोका ग्रेट इन्होंने एक कलिंगा वॉर किया। यह कलिंगा वॉर इसका ये रीजन था। और ये कलिंगा वॉर में कलिंग राज जो अपोजिट राजा था उनका नाम था कलिंग राज। तो वो कलिंग राज पहले मिस उनका वो हार गए और अशोका की जीत हुई। लेकिन ये जीत लंबे समय तक जीत नहीं रही सहकारियों। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में जीतने के बाद भी वो जीत इनको महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनका अंदर जो व्यक्ति था, जो इंडिविजुअल व्यक्ति था, एक लेमन था, वो जाग गया। और वो जागने के कारण उन्होंने इस युद्ध में जो ये रक्त संहार, जो ब्लड देखा, जो यो भी 1,00,000 लोगों की मौत हो गई, वो उनसे देखा नहीं गया और इनके कारण वो दुखी हो गए। और उसका परिणाम उनका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड में हुआ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड देन ही हैज टेकन 3 ओथ्स। वो 3 प्रतिज्ञाएं ली उन्होंने एज अ, वो 3 प्रतिज्ञाएं क्यों थी? ये रिकंस्ट्रक्शन का इफेक्ट था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड का इफेक्ट था। वो 3 प्रतिज्ञाएं ऐसी थी कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, मैं विषमता बेमनुष्यता का नीति का त्याग करता हूं। ये 2 निगेटिव वो थे, निगेटिव प्रतिज्ञाएं थी अच्छे परिणाम के लिए। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी, वो ऐसी थी कि समस्त कल्याण और समृद्धि के लिए, समस्त जन कल्याण और समृद्धि के लिए जो भी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी होगी, वो मैं प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा समाज हित के लिए। और ये तीसरी हमारे लिए मोटिवेशनल है, हमारे लिए एनर्जी देती है। ये तीनों भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है सहकारियों। लेकिन इसके पीछे ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज माइंड, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा अशोका के लाइफ में, ये कलिंगा वॉर। और ये कलिंगा वॉर के कारण उनका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ himself, reconstruction of his mind, and because of that the birth of these 3 oath, ये 3 प्रतिज्ञा का जन्म रिकंस्ट्रक्शन का इफेक्ट है सहकारियों। तो ये हमें बहुत ही गौर से देखने की, गौर से सोचने की, इसके पीछे कौन सा रिकंस्ट्रक्शन है। अगर वो व्यक्ति नहीं होते थे, व्यक्ति उनके अंदर जगता नहीं था, एक लेमन पैदा नहीं होता था, तो ये जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं वो लेने में वो कामयाब या नहीं लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ लेमैन अगर हम उनको देखते हैं तो यही रीजन है, एज अ लेमैन इज द मेन रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन फॉर दीज 3 ओथ्स। और ये जब 3 ओथ्स एज अ किंग करके इंप्लीमेंट करते हैं, एज अ ये प्रतिज्ञाएं लेते हैं एज अ लेमैन के तरफ, लेकिन समस्त समाज कल्याण के लिए, समस्त जन कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए ये 3 प्रतिज्ञाएं समाज हित के लिए एज अ राजा, एक राजा बनकर उसे निभाते हैं। तो हमें 2 पहलुओं को देखने की नजर हमारे अंदर डेवलप करनी है, वो विजन हमारे अंदर डेवलप करना है कि अशोका एक व्यक्ति करके कैसे थे, लेमैन की तरफ कैसे थे, और एक राजा के रूप में कैसे थे। तो सहकारियों उसकी चर्चा हम करेंगे। अशोका एक उनके अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड डेवलप हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड। अगर एक व्यक्ति की तरह हम अगर एंगल से देखते हैं तो उनके अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हमें नजर आता है। और वो कैसे नजर आता है? बिकॉज अगर हम देखते हैं ही कुड फाइंड द डिसीज ऑफ सोसाइटी, मीन्स वो समाज की बीमारी कहां है वो ढूंढने में कामयाब होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? उसका कारण उनका जो एटीट्यूड है उसमें छुपा है। और वो एटीट्यूड कैसा था? साइंटिफिक
वैज्ञानिक एटीट्यूड, प्रवृत्ति जो हम बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड उनके अंदर था। उसी के कारण, उसके बेस के कारण वो समाज की बीमारी फाइंड आउट या शोधने में या फाइंड आउट करने में कामयाब हुए, खोजने में कामयाब हुए। और वो बीमारी क्या थी सहकारियों? ये बीमारी ये थी, हमने अलग अलग विद्याओं का भी डिस्कशन हुआ है हमारे लेक्चर सेशंस में। तो एक बहुत सारी प्रकार की विद्याएं थी, उसमें दीप विद्या करके जानी जाती थी, वो थी अनविकसिकी विद्या। अनविकसिकी विद्या यानी कि थिंकिंग स्किल, विचार कौशल विद्या। ये विद्या न होने के कारण समाज की जो दुर्दशा थी, उसका वो सॉल्यूशन उन्होंने ये अपने एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा प्रणाली में इंक्लूड करके इंप्लीमेंट करके एक राजा की हैसियत से वो जो अनविकसिकी विद्या यानी कि थिंकिंग स्किल जो डेवलप करती है, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, वो विद्या देने की कामयाब कोशिश की। और वो एक रीजन था कि वो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करने में कामयाब हुए। और ये साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रन एनी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। इसके बगैर हम सक्सेस के पास, हमारे जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है और हमारा जो एम है, उससे पाने में हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमें ये सीख मिलती है एज अ व्यक्ति करके, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप करने की एक हमारे अंदर वो मोटिवेशन डेवलप होता है साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के लिए, फ्रॉम अशोका एज अ लेमैन। देन दूसरा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दूसरी उनकी विशेषता ये थी, उनका स्वभाव ही बना था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो जिसे कास्टिज्म में या जो हमारी चतुर्वर्ण्य व्यवस्था है उसमें कोई स्कोप नहीं है सहकारियों। और ये जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी, ये अशोका एज अ व्यक्ति उनके अंदर थी। इसके कारण ही कैन बी इमुलेटर फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज। ये होने के कारण ही वो इमुलेटर इमुलेटर ये इमिटेट, हम इसका ये ऐसा शब्द है जो हम इमिटेट के अपोजिट यूज करते हैं। दोनों का अर्थ लगभग सेम है, लेकिन इमिटेट वो अर्थ है जो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, और इमुलेट ये ऐसा शब्द है हमें जो कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। तो Ashoka the Great, as a king, he became emulator for possibilities and creativities। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सहकारियों, ये जो आउट ऑफ बॉक्स ओपन माइंड, एक हट के थिंकिंग, सोच विचार करने की जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वो एक एज अ एक व्यक्ति के स्वरूप अगर हम देखते हैं, वो अशोका द ग्रेट के अंदर थी। और उसी का कारण था, उसी का परिणाम था, क्योंकि वो इमुलेटर बने। किसके लिए? लोग जो अपनी प्रजा थी, वो प्रजा को जो अपनी संतान की तरह मानते थे, वो प्रजा में वो संभावना दिखाने की क्षमता निर्माण करने में कामयाब हो गए। और जब वो अगर प्रजा संभावना देखती है, तो वो प्रजा यकीनन 100% वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएगी या वो क्रिएटिव बनेगी। जो एजुकेशन का एम हम देखते हैं, वन आउटकम ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज, इसके इम्यूलेटर बने अशोका द ग्रेट एज अ किंग। वो क्यों बने? अगर हम व्यक्ति की तरह देखते हैं, व्यक्ति सापेक्षता देखते हैं उनके अंदर, तो इट इज बिकॉज ऑफ out of box thinking he became emulator for possibilities and creativities। और इसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ? एज अ किंग, एक राजा बनके, राजा होने के नाते उन्होंने जो जितने सोर्सेस लगते, फिजिकल सोर्सेस फॉर सोसाइटी, एज अ किंग ही क्रिएटेड दोज रिसोर्सेस। He was as a individual, as a layman, when we will see angle of that, then we will see the revolutionary character of Ashoka the Great। एक रिवोल्यूशनरी, रिफॉर्म से भी आगे जाके
हम जो वर्ड यूज करते हैं उससे हम रिवोल्यूशनरी करते हैं, जो रिवोल्यूशन लाने में कामयाब हुए उन्हें हम रिवोल्यूशनरी कहते हैं। वो रिवोल्यूशनरी थे एज अ मीन्स लेमैन। वो रिवोल्यूशनरी एक टेंडेंसी थी, एक उनका स्वभाव था, और उनके कारण वो मीन्स ये रिवोल्यूशन ला पाए सोसाइटी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन करके। ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी ही एबल टू ब्रेक सोशल रिस्ट्रिक्शंस। जो समाज के अंदर जो सामाजिक बंधन थे, जिसके अंदर समाज जकड़ा हुआ था, वो सामाजिक बंधन तोड़ने में अशोका द ग्रेट कामयाब हुए। और बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर breaking those social restrictions, he implemented social structure based on equality, justice, freedom and fraternity। और ये सामाजिक सभी बंधनों को तोड़कर वो एक नया समाज स्थापित कर पाए, जिस समाज में समानता थी, न्याय था, एक स्वतंत्रता थी और बंधुता थी। ऐसा समाज का निर्माण कर पाए क्योंकि वो एक रिवोल्यूशनरी थे। ही वॉज एजुकेशनल, एक एजुकेशनलिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे अशोका द ग्रेट। एज अ लेमन अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर शिक्षा का महत्व, लेकिन कौन सी शिक्षा का? रियल एजुकेशन, जो शिक्षा एक दृष्टि सापेक्षता लोगों के अंदर डेवलप करती है, क्रिएटिविटी डेवलप करती है, ऐसा शिक्षा मीन्स ऐसा एजुकेशन उनको पता था, वो ज्ञात थे। हेंस हम कहते हैं he was as a layman he was a educationist, and being a educationist as a layman एंड वो ज्ञात होने के बाद, शिक्षा विशारद होने के कारण, जब हम उनको राजा की दृष्टि से देखते हैं, एज अ किंग ही इंप्लीमेंटेड दैट टाइप ऑफ एजुकेशन टू ऑल। और उन्होंने ऐसा कहा, जो शिक्षा, जो अनविकसित की विद्या उनके पहले सभी समाज के स्तर पे ऑल कम्युनिटीज को, सभी लोगों के लिए ओपन नहीं थी, सबके लिए खुला नहीं थी। वो अनविकसित की विद्या इंक्लूड करके उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली सबके लिए समान बनाई, और एजुकेशन फॉर ऑल ये प्रिंसिपल ही इंप्लीमेंटेड एज अ किंग एंड मीन्स। और ये जो स्तर था प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक ये सीमित था मीन्स इसके लिए। और वो ऐसा कहते हैं कि जो मैं समाज का कल्याण कर पाया हूं, पूरी समाज की प्रगति कर पाया हूं, तो उसका कारण ये की है कि मैं सोचने वाला समाज, उनको सोच समझकर या सोचने वाला समाज बनाकर वो उनके अंदर डेवलप कर पाया हूं, उनकी प्रगति कर पाया हूं। मीन्स पूरा इसका जो महत्व है वो है एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल के लिए। और इस तरह का एजुकेशन जो दूरदृष्टि पैदा करे, ऐसा एजुकेशन उन्होंने सबके लिए खुला कर दिया। ये सबसे बड़ी विशेषताएं रही अशोका के एजुकेशन प्रणाली की। सहकारियों, दूसरा अगर हम कैरेक्टर देखते हैं, दूसरी एक व्यक्ति करके हम देखते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरी क्वालिटी हमें दिखाई देती है। वो क्वालिटी क्या है? ओपन माइंडेडनेस। तो ये कैसे उजागर होती है? उनके अंदर ओपन माइंडनेस था, ये कैसे उजागर होती है? उनके जो शिलालेख है, एक शिलालेख में ऐसा पाया गया, क्या द पीपल ऑफ अनकंकर्ड टेरिटरीज लाइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ माय डोमिनियंस शुड एक्सपेक्ट ऑफ मी ओनली हैप्पीनेस एंड नो मिजरी। इस अर्थात कि जो मेरे साम्राज्य के बॉर्डर के बाहर लोग हैं, जो मेरे टेरिटरीज में आते नहीं है, मेरे राज्य में जो लोग आते नहीं है, लेकिन बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर जो लोग आते हैं, वो भी मुझसे अगर कुछ अपेक्षा करेंगे तो वो अपेक्षा रहेगी हैप्पीनेस की, खुशहाली की, और दुख की कभी नहीं। ये जो थॉट है, ये जो शिलालेख में जो उल्लेख है, ये हमें उजागर करता है कि इतना व्यापक दृष्टिकोण था अशोका का। और ये अशोका का व्यापक दृष्टिकोण एज अ व्यक्ति अगर हम देखेंगे तब पता चलता है। ये
ओपन माइंडनेस एक व्यक्ति का गुण विशेष है, एक व्यक्ति का कैरेक्टर है, व्यक्ति का स्वभाव है, और वो स्वभाव प्रतीत होता है, कन्वर्ट होता है। अगर जब राजा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये पूरा साम्राज्य में, पूरा एम्परर में अगर इसको फैलाने की वो कोशिश करते अपने शिलालेखों के द्वारा, अपनी शिलालेखों के द्वारा, उनको ऐसा लगता है कि मेरे जैसी हर प्रजा, मेरे जैसा ओपन माइंडनेस व्यापक दृष्टि से हर एक को देखे तो कुछ नौबत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सब लोग हैप्पीली रहेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ मिसरी, विदाउट दुख रहित। ऐसा तो इतना बड़ा ओपन माइंडनेस एक विशेषता उनके अंदर एक व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमें दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण सहकारियों, ये हर एक महापुरुषों का लक्षण रहा है, स्वभाव रहा है, एक्शन ओरिएंटेशन। एक्शन ओरिएंटेशन या एक्शन ओरिएंटेड, हर एक हमारे करने और करने में कुछ भी फर्क नहीं है। अब मराठी में हम बोलते हैं जैसे बोले तैसा चाले, मीन्स वंदावे पावले, मीन्स जैसा जो बोलता है वैसा अगर रहता है तो उसको हम हमेशा वंदन करते रहना चाहिए। He did not preach what he was not preaching himself। सहकारियों, मिस अशोका एज अ व्यक्ति जैसा बोलते थे वैसा करते थे, और वो खुद पे पहले इंप्लीमेंट करते थे, खुद वैसा बिहेव करते थे, और उसके बाद अपनी प्रजा को एज अ राजा करके बताते थे। सहकारियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उनके बिहेवियर का, जो हमें मोटिवेट करता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो पहले अगर हम खुद पे इंप्लीमेंट करें, अगर वो हमारे खुद के कृति में लाने की कोशिश करें, तब हमें पता चलता है कि हम वो कैसे इतना कठिन है। हम अगर बोलने में और करने में डिफरेंस नहीं रखना चाहते हैं तो इतना जितना बोलना आसान है उतना ही उसे कृति में लाना डिफिकल्ट है, कठिन है। वो हमारी कठोर परीक्षा है। और इसीलिए सहकारियों, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए अगर हम एक्शन के साथ जब तक नहीं जाते हैं तब तक हम, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, या हम दूसरों के लिए अगर हम दूसरों को कुछ बताते हैं, ये जो मिशन है, हमारा जो विजन है, तो वो हम खुद के कृत्य में जब तक नहीं लाते हैं तब तक हमें दूसरों को बताने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है सहकारियों। तो इससे हमें बड़ी सीख मिलती है एक्शन ओरिएंटेशन से। मींस अगर हम उनको, अशोका द ग्रेट, एक व्यक्ति के स्वरूप में देखते हैं तो वो जो एक्शन और वो एक्शन ओरिएंटेशन खुद लाते हैं, और फिर दूसरों को अपनी प्रजा, और लक्ष्य उद्देश्य क्या है, प्रजा सुखी रहना चाहिए, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख न होना चाहिए, ऐसा इनका पर्पस था, उद्देश्य था। कौन राजा चाहेगा? हर एक राजा अगर वो चाहता है कि, मीन्स हर एक राजा ऐसा चाहेगा नेचुरली कि अपनी प्रजा उनकी गुलाम बन के रहे। लेकिन अशोका एक ऐसे राजा थे कि उनको ऐसा लगता था, वो हमेशा ऐसा सोचते थे कि उनकी प्रजा ना कि गुलाम बन के रहे बल्कि मालिक बन के रहे, ओनर ऑफ द स्टेट रहे, ओनर ऑफ द वेलफेयर स्टेट रहे, खुशहाली से रहे। और वो कैसे रहे? तो खुद वो कृति जी थी, वो खुद के एक्शन इंप्लीमेंट करके बाद में प्रजा को बता के करते थे। कॉन्क्वेरर यानी इसका अर्थ है विजेता। हम अगर दोनों तरफ देखेंगे विजेता, वो विजेता किस एज अ पर्सन देखेंगे, एज अ लेमैन देखेंगे, तो वो विजेता थे जिलसी के, मत्सर के, द्वेष के, ईर्ष्या के। वो विजेता थे क्रोध के, क्रोध के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी सहकारियों। क्रुएलिटी मीन्स जो कपटीपन है, जो निकपट है, वो क्रुएलिटी। हैस्टीनेस जो गड़बड़ करते, जिसे हम स्टुपिडिटी बोलते हैं, गड़बड़ करना। एक संयम न रखना, हैस्टीनेस मीन्स संयम न रखना, दैट इज ग्रिट, न रखना। ग्रिट मीन्स साहस से लंबे समय तक काम करते रहना, वो जो क्वालिटी है वो मीन्स हैस्टीनेस, गाय गड़बड़, इसका अपोजिट है ग्रिट, हैस्टीनेस। और सबसे महत्वपूर्ण लेजीनेस और फैटिग। फटीग यानी कि जो थकान है हम महसूस करते हैं सहकारियों, ये अभी कैरेक्टर बन गया है बहुजन समाज का। जेलसी, एंगर, क्रुएलिटी, हैस्टीनेस
लेजीनेस, फटीग, ये जो ये जो डिस क्वालिटीज है, बैड क्वालिटीज है, इसके ऊपर एज अ व्यक्ति, एज अ लेमैन इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इसके कारण, और इसका अगर राजा के अगर स्वरूप में देखेंगे तो ये क्वालिटीज उन्होंने राजा बन के अपने प्रजाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका स्प्रेड करे, ये इनके मीन्स प्रजा से इन चीजों को, बैड क्वालिटीज को कैसे निकालने का एक डेलिब्रेट एफर्ट करने की कोशिश की। और शिलालेखों का अगर हम अभ्यास करते हैं तब हमें पता चलता है, हर एक मीन्स शिलालेखों में उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जिलसी खुद की निकाल दो, क्रोध, एंगर निकाल दो, क्रुएलिटी निकाल दो, हेस्टिनेस निकालो, लेजीनेस, जो आलस है, जो आलस से हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये बहुजन समाज की खासियत है। हम तैयार ही नहीं है आलस निकालने के लिए। और सहकारियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम आलस ये जो निकालेंगे, लेजीनेस हमारे अंदर का, तो हमारी इफिशियंसी 100% बढ़ेगी। 100% इफिशियंसी, जितना हमारा इनपुट होगा उतना ही हमारा आउटपुट होगा। इसे हम बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि साइंस के लैंग्वेज में हम इसे कार्नोट साइकिल बोलते हैं। जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट आएगा। ये बैड क्वालिटीज, व्यक्ति के दृष्टि से अगर हम अशोका को देखेंगे तो ही वॉज conqueror of all these bad qualities, and because of that reason he became the king of king to explore or to remove such type of the qualities from his people, जो उन्हें अपनी संतानों की तरह मानते थे। कौन सा भी पिता अपनी संतानों में ये बैड क्वालिटीज को रखना मना करेंगे, ये बैड क्वालिटीज को निकालने की हर तरह की कोशिश करेंगे। और अशोका दी ग्रेट, इन्होंने एक राजा के रूप से, पिता के रूप से ये बैड क्वालिटीज, ये गंदी आदतें निकालने की कामयाब कोशिश की है। और इसी के कारण इतना बड़ा एम्परर, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वेलफेयर स्टेट संभालने में, मेंटेन करने में लॉन्ग लाइफ 38 इयर्स तक, 39 इयर्स तक वो कामयाब रहे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दूसरी इनकी ये विशेषता है, एज अ व्यक्ति, एज अ लेमैन, हम देखते हैं कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस। कम्युनिकेटर, विजिलेंस, मिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में बताया है कि अगर भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा सोनेरी गोल्डन पीरियड होगा, ग्लोरी का पीरियड होगा, वो था मौर्य पीरियड। वो क्यों था, इसका रीजन छिपा हुआ है इसमें, ये क्वालिटी में, ये विशेषता में, ये उनके स्वभाव में। क्या था वो स्वभाव? कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस, यानी कि ये जो कम्युनिकेट करना, इतना बड़ा राज्य हम देखते हैं आज का जो पाकिस्तान है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ब्रह्मदेश, यहां तक उनका राज्य था, जो साम्राज्य था, वहां तक गया था, स्प्रेड हुआ था। और इतना बड़ा राज्य, अगर हम आज का रिलीवेंट देखते हैं, 21वीं शताब्दी में देखते हैं, शती में देखते हैं उनके, तो आज जो साधन है, रिसोर्सेस है फॉर कम्युनिकेशन, वो उस समय उपलब्ध नहीं थे सहकारियों। तो कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, उनका विजिलेंस कैसा होता होगा? अगर हम एक गहराई से सोचते हैं तो तब पता चलेगा कि वो जो क्वालिटी थी उनके अंदर, वो एक गुड बेस्ट कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल जो था उनके अंदर, और कोऑपरेशन का जो स्किल था, वो उन्होंने लोगों के अंदर, अपने प्रजा के अंदर भी डेवलप किया था। अपने जो उनके जो अधिकारी थे अलग अलग रैंक के, वो अधिकारियों के द्वारा वो कम्युनिकेट करते थे, उनके द्वारा वो विजिलेंस रखते थे। और इसीलिए, इसी के कारण, ये क्वालिटी होने के कारण, एक राजा की तरफ अगर हम उन्हें देखते हैं, राजा की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो he maintained, because of this quality, he maintained happiness and welfare state without any rebellion. कुछ भी विद्रोह बिना वो लंबा राज चलाते गए, सक्सेस रहे। और जो भी कलिंग युद्ध जो जीता था, वो पूरा उन्होंने नहीं जीता था। रेस्ट ऑफ कलिंग, वो जो लोग थे, उन्होंने भी इनके साथ कभी विद्रोह किया नहीं सहकारियों। और उसका रीजन था एक कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस में छुपा हुआ है।
बाद में आता है उनकी एक व्यक्ति सापेक्ष, एक व्यक्ति की तरह अगर हम उन्हें देखते हैं अशोका द ग्रेट इनको, तो उनके अंदर एक क्वालिटी दिखाई देती है, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, क्रिएटिविटी। ये क्या है डेवलपमेंट? जो हम आज के हाईवेज दिखते हैं, जो अलग अलग राज्यों को जोड़ते हैं, वो जो हाईवेज है, जो रास्ते हैं, वो तभी उनके पीरियड में बनाए गए थे सहकारियों। आपको इस चीज का, इस बात का आश्चर्य होगा, लेकिन आज भी हम वो हाईवे मॉडिफाई करके हम आज भी उनका उपयोग ले रहे हैं। जो हम बनियान ट्रीज देखते हैं, तो वो जो सड़कें थी, जो वो हाईवेज थे, जो रास्ते थे, वो लोग जब चलेंगे तब उनको छांव चाहिए, एक उनको धूप ना लगे। इसके कारण देखो, एक व्यक्ति ही जान सकता है कि मेरा प्रजा का दुख क्या क्या है, और वो दुख का फाइंड सर्चिंग करने के लिए वो लेमैन की दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हैं, और वो दुख का, वो जो तकलीफों का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ट्रीटमेंट एक राजा होके उन्हें देते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा राजा होने के बाद हम हम कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त कैसे लोग कैसी शासन प्रणाली होगी। जो बनियान ट्री आज हम देखते हैं, ओल्ड ट्रीज 200 300 या उससे भी ज्यादा एज वाले बनियान ट्री देखते हैं, तो वो ट्रीज जो लगाए गए थे वो तब के हैं, और वो कल्टीवेट अभी तक होते आ रहे हैं। और जब लोग रास्ते से चलेंगे, एनिमल चलेंगे, प्राणी लेके जाएंगे, तब उनको वाटर, पानी की समस्या ना हो, इसके लिए जगह जगह पे कुएं, हौद बांधे गए थे उनके पानी पीने के लिए, वो पानी का प्रबंध करने के लिए। और उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, लोगों के लिए भी और साथ साथ प्राणियों के लिए भी। मीन्स एक ऐसा राजा जो प्राणियों को भी बराबर देखता है अपनी प्रजा के साथ। तो जो प्राणियों के ऊपर इतनी दया करता है एक व्यक्ति या एक राजा, तो वो अपनी प्रजा के लिए कितना हितचिंतक या हित या सुख के लिए सोचता होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। दूसरा, उनकी विशेषताएं, एज इंडिपेंडेंट व्यक्ति, एज अ लेमन अगर हम देखते हैं, तो उनके अंदर इंडिपेंडेंट जो हम, ये जो कैरेक्टर है, ये जो विशेषता है, वो उनके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ था, इंडिपेंडेंट। और जब स्वतंत्र व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को फ्रीडम दे सकता है, इंडिपेंडेंस दे सकता है सहकारियों। और इसका ये मिस डेमोक्रेसी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता अशोका के पीरियड में, उनके समय में पूरी तरह समाज में अस्तित्व में थी, मौजूद थी। उसका कारण क्या है? एक राजा करके ये जो ब्रॉड विजन, व्यापकता से समाज में एक लोकतांत्रिकता उन्होंने निर्माण की हुई थी। उसका रीजन अगर हम देखते हैं एज अ व्यक्ति करके, एज अ लेमैन की तरफ अगर देखते हैं, वो उनके अंदर स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंट था। इसके कारण वो समाज में, अपने राज्य में ये फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस डेवलप कर पाए, लोगों के अंदर वो निर्माण कर पाए। ऐसा ऐसा ही व्यक्ति एक राजा बन के कर सकता है। इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारे शिलालेखों में उनके ये शब्द आ गया है, इंट्रोस्पेक्शन। जब तक हम खुद का ये खुद का कठोर परीक्षा करना और खुद को इंप्रूव करना, खुद का रिकंस्ट्रक्शन करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। सहकारियों, ये लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये अशोका, अगर उनको हम व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन करते थे, जिसका कारण वो इंट्रोस्पेक्शन एज अ व्यक्ति करके और उसका इंप्लीमेंटेशन करते थे राजा बनकर, इंप्लीमेंटेशन करते थे राजा बनकर। मीन्स व्यक्ति का एज अ व्यक्ति, एज अ लेमैन, क्या गलतियां है, क्या सुधारना है, क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, वो तभी पता चलेगा जब हम खुद का परीक्षण, मीन्स खुद की परीक्षा करेंगे, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और तब हम तभी हम कर पाएंगे दूसरों के लिए
कुछ तो भी हम दूसरों के हित के लिए सोच पाएंगे. दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस बाय इंट्रोस्पेक्शन. फॉर, और उन्होंने ये जो क्वालिटी है खुद की, व्यक्ति की, अगर हम उनको राजा के स्वरूप से, राजा के रूप से देखते हैं, राजा के एंगल से देखते हैं, तो ये खुद का इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने इंप्लीमेंट किया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट. फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट. सहकारियों, रिकंस्ट्रक्शन of himself by introspection and reconstructing of himself, he reconstructed the welfare state. और सबसे महत्वपूर्ण morality means he himself as a intellectual class, he himself as a intellectual class. जो भी सोशल रिफॉर्मर्स है, जो भी महापुरुष है, जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जिन्होंने काम किया है, वो खुद की एक मोरालिटी डेवलप करके एक इंटेलेक्चुअल क्लास बन गए हैं, और जिन्हें पूरा समाज इम्यूलेट कर रहा है, जिनको पूरा समाज, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इम्यूलेट करता है. ऐसी मोरालिटी अशोका के अंदर थी एज अ लेमैन, एंड वो मोरालिटी डेवलप की, और लोगों के अंदर मोरालिटी का काम करने का जो साहस किया, वो एक राजा बनकर, और वो एक उनका जो प्रयास था वो कामयाब प्रयास रहा मोरालिटी समाज में डेवलप करने के लिए. मीन्स मोरालिटी वाज द आइडेंटिटी ऑफ हिमसेल्फ एज अ लेमैन, एंड इट वाज आल्सो द आइडेंटिटी ऑफ दैट सोसाइटी व्हिच ही कंस्ट्रक्टेड बाय इंप्लीमेंटिंग मोरालिटी इन हिज स्टेट एज अ वेलफेयर स्टेट. और वो एक रीजन था he created the welfare state. Means by creating morality himself, within himself and in the society also. Purpose of edicts. Purpose of edicts. इन्होंने जो भी शिलालेख लिखे हैं, जो भी शिलालेख लिखे, वो किस कारण लिखे हैं? जो भी शिलालेखों का निर्माण किया गया उनके पीरियड में, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या था? तो ये पिलर एडिक्ट सेकंड में अशोका ग्रेट, इन्होंने ये शिलालेख लिखा है. दिस रिकॉर्ड रिलेशन टू धम्मा हैज टू बी कॉज टू बी रिटन बाय मी ऑन स्टोन फॉर द फॉलोइंग पर्पस विजुअली, दैट पीपल मे एक्ट अकॉर्डिंग टू इट and it may endure for a long time, and he will act thus, will do what is meritorious. Means इसका शिलालेखों का निर्माण मैं क्यों कर रहा हूं? ये पत्थरों के ऊपर, शिला के ऊपर क्यों कर रहा हूं? तो इसका एक उद्देश्य है. वो उद्देश्य क्या है कि इसमें जो बातें बताई गई है, हर एक इंसान, प्रजा जो है, उसे हमारी उनके एक्शन में लेके उसे ज्यादा समय तक उसे लॉन्ग लाइफ तक लेके जाए, और दूसरे पीढ़ियां से पीढ़ियां ये लंबी समय तक लोग अपने आचरण में उसे ले, और ऐसे स्थिति में जाए एक प्रशंसा पात्र, डिजर्विंग फॉर प्रेज पात्र हो. विशेषताएं उनकी ये हो कि लोग उनकी प्रशंसा करें, ऐसे स्थिति पे जाए. मीन्स पर्पस ऑफ एडिक्ट्स ये था सहकारियों कि अपनी जो जीवन मूल्य है, वो जीवन मूल्यों से लेके हम उन्हें कृतिशील बनाए और हम प्रशंसा पात्र बने, ऐसा उनका उद्देश्य था शिलालेखों का. तो हम दो शिलालेखों के ऊपर चर्चा करेंगे ब्रीफ में. पहला तो दिल्ली टोपरा शिलालेख. दिल्ली टोपरा शिलालेख. King Priyadarshi believed of Buddha. This record has been caused to be written by 26 years after my coronation. Means अशोका द ग्रेट एक राजा करके जो राज्याभिषेक हुआ उसके बाद 26 साल 26 ईयर के बाद वो ये शिलालेख लिखते हैं. मीन्स हम सोच सकते हैं कि ये 26 सालों का अनुभव जो उन्होंने पाया है, वो शिलालेख के द्वारा अपनी प्रजा को देना चाहते हैं. इसका रीजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उनकी प्रजा हमेशा पीसफुल, हैप्पी रहे, लॉन्ग समय तक, एक लंबे समय तक वो
हैप्पीनेस उनके अंदर रहे, इसका ये उद्देश्य है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू सिक्योर विदाउट, ऐसा कहते हैं उसमें वो प्रजा को निर्देश देते हैं, अनुरोध करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि अगर हैप्पीनेस, आज के जमाने में हैप्पीनेस को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सहकारियों, गौर से ध्यान दीजिए आप, अगर इतना ही अगर हम समझते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हमारे खुद के लिए और समाज निर्माण करने के लिए। क्या कहते हैं, इंटेंस लव ऑफ धम्मा, धम्म के प्रति एक ट्रिमेंडस इंटेंस लव, एक मीन्स धम्म का आचरण करने के प्रति हमारी जो तड़फ है, जो हमारे अंदर लव है, उनके प्रति जो आकर्षण है, वो एक इंटेंस, एक हाईएस्ट लव ऑफ धम्मा, धम्म का आचरण, उसे हम धम्म कामता, धम्म का आचरण करने के लिए लगाव होना, वो है धम्म कामता। अच्छे, धम्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ, फॉरवर्ड वे ऑफ लाइफ, धम्म का मतलब वे ऑफ फॉरवर्ड लाइफ। दूसरा, रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, कठोर खुद की परीक्षा, खुद की कठोर परीक्षा, रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, उसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं सहकारियों। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे, दूसरों को कैसे, दूसरों ने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है बताने में अधिकार प्राप्त नहीं होंगे सहकारियों। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, तब तक हम हैप्पीनेस खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर लाने में कामयाब नहीं होंगे। तीसरा, इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू एल्डर्स, कौन सी भी स्थिति में, कैसे भी स्थिति में हम बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना ही करना है। अगर ऐसा आज होता 21वीं सदी में आज अगर ये होता तो वृद्धाश्रम निर्माण नहीं होते सहकारियों, ये एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, अगर मिस जॉइंट फैमिलीज होती थी सहकारियों। और एक धम्मपद मैं आपको बताना चाहूंगा, इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू एल्डर्स, अगर बुजुर्गों को अगर हम अभिवादन करते, उनका सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, हमें आयु, वर्ण, सुख और बल मिलता है। आयु, वर्ण, सुख और बल। अगर खुद के लिए भी सेल्फिश होके भी अगर हम आदर करते हैं तो उसके बदले में हमें ये चीज मिलती है, तो हम क्यों नहीं करते हैं इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू एल्डर्स। अगर हम सम्मान करना सीखेंगे तो ये ट्रांजिट होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, एंड बिकॉज ऑफ ये एक समाज निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सहकारियों। नेक्स्ट, ग्रेट फियर ऑफ सीन, जो भी कुछ हम गलत करते हैं वो गलत करते समय उच्चतम भय हमें लगना चाहिए, और वो गलतियां हम करने में, हम खुद को प्रिवेंट करने में कामयाब हो सकते हैं सहकारियों। ग्रेट फियर ऑफ सीन। और लास्ट में वो बताते हैं एक्सेसिव जील इन द कॉज ऑफ धम्मा, हम धम्म का जो पाथ है, वे ऑफ लाइफ है, जो अच्छा मार्ग है, जो मध्यम मार्ग बोलते हैं हम, जो मिडल वे, तो उस वे में जाने के लिए अति उत्साह के, जो शब्द बोला गया है अति उत्साह के, हमारे अंदर वो उत्साह पूरी तरह से भरा होना चाहिए, तब जाके वो काम, धम्म का आचरण हम उस उत्साह से करेंगे तो डेलिब्रेट एफर्ट्स पाएंगे, और उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस डेफिनेटली हैप्पीनेस ही होगा। मींस हम हैप्पीनेस पाने के लिए इंटेंस धम्म कामता, एक सेल्फ एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन, बड़ों का आदर, और कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, और धम्म आचरण करने के लिए खुद के अंदर इतना उत्साह पैदा करेंगे कि हम वो धम्म कामता निरंतर करते रहेंगे, करते ही रहेंगे, और ये पीढ़ियों से एक भविष्य में होते ही रहेगा। तभी जाके हम ये आनंद, जो जीवन में, जो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आनंद ला सकेंगे, हैप्पीनेस ला सकेंगे। और इसका अगर उपदेश के कारण वो अधिकारी तो इसका
अपने आचरण करते ही है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाते निभाते धम्म का आचरण भी सामान्य व्यक्तियों द्वारा कराने में कामयाब होते हैं। और ऐसा अगर चलते रहा तो भविष्य में आनंद हमेशा रहेगा लोगों के अंदर। हैप्पीनेस एंड वेलफेयर स्टेट विल मेंटेन फॉर लॉन्गर टाइम। सहकारियों, तो ये जो 5 चीजें हैं, अगर 5 चीजें हम खुद के जीवन में भी अपनाते हैं तो अपना जीवन का भी हम खुद का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो रिकंस्ट्रक्शन बाय कोऑपरेशन, इंडिविजुअल्स विल कम टुगेदर, तो इंटेलेक्चुअल क्लास बनेगा। एंड थ्रू दैट इंटेलेक्चुअल क्लास we can create, we can do social transformation, we can form or we can do reconstruction of the society very easily. Sakariyo, the Mahatmas in charge of bordering districts are also acting in the same way. Means अशोका बोलना चाहते हैं कि मेरे राज्य के लोग ही इसे अपनाते नहीं है, बल्कि जो सीमाएं हैं, वो सीमाओं पे ऊपर जो लोग रहते हैं और सीमा के बाहर भी जो लोग रहते हैं, वो भी इस धम्म का आचरण करते हैं। ये जीवन मूल्यों का आचरण अपने कृति में लाने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस indeed are the rules for them, visually governing people according to Dhamma, administering justice to them according to Dhamma, causing happiness to them according to Dhamma, and protecting to them according to Dhamma. Means अगर समाज में ये धम्मा के अनुसार लोग चलेंगे, आचरण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से उन्हें न्याय मिलते जाएगा, उनका संरक्षण होते जाएगा और उनके अंदर एक हैप्पीनेस, वेलफेयर स्टेट डेवलप होगा। सहकारियों, इसके बाद गुजरा शिलालेख, इनमें शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो गुजरा शिलालेख है, यहाँ अशोका जो राजा थे, ये यहाँ कुछ दिन रुके थे और यहाँ से गुजर गए थे, इसलिए इस शिलालेख का नाम गुजरा शिलालेख करके जाना और माना गया है। इसमें क्या बताया है उन्होंने? डेलिबरेट एफर्ट्स फॉर अनमिंगल्डनेस। अनमिंगल्डनेस मींस जो अमिश्रित समाज था उसको मिश्रित बनाने के लिए डेलिबरेट एफर्ट्स, प्रयत्न की पराकाष्ठा करके ही मिश्रित समाज मैं बना पाया हूं। मींस खुद बताते हैं और वो डेलिबरेट एफर्ट्स हमें करने के लिए मोटिवेट करते हैं और बताते हैं। मींस अगर हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करना चाहते हैं तो हमें प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी सहकारियों, उसके बिगर हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बना नहीं पाएंगे। जो हमारा एम है पीबीएसपी का, वो उसके लिए हमें प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी ही पड़ेगी, एज अ लेमैन करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस यूर सेल्फ इन मिनिमम वर्ड्स, कम से कम शब्दों में खुद को व्यक्त करो। खुद को व्यक्त करना है तो हमें कम से कम शब्द यूज करो। हम नहीं जानते कि अगर हम ज्यादा बोलते हैं कि वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर इतनी बड़ी जो एनर्जी है वो हमें प्रॉपर डायरेक्शन में यूज करनी है। वो यूज कैसी करनी है? अत्यल्प वे ऑफ वर्ड्स, मींस कम से कम शब्द यूज करके हम खुद को एक्सप्रेस करें, हम खुद को मींस रिप्रेजेंट करें। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, ये दोबारा यहाँ आ गया। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बहुत सारे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो मॉरल वैल्यूज कल्टीवेट करती है, अलग अलग शिलालेखों में दोबारा आ गई है। और जो हमें, अगर हम रिस्पेक्ट, तो ये हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी सुंदरता बढ़ाएगी, हमें सुख देगी और हमें बल देगी, पावर देगी। इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है सहकारियों। रिस्पेक्ट, अगर हम बुजुर्गों का, बड़ों का आदर, गुरुजनों का आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसमें मिनिमम सिन, कम से कम मिस गलतियां, कम से कम, ना के बराबर हमें गलतियां करनी। मिस गलतियां हम करें, अच्छे से अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेशन, जो हम बोलते हैं वैसा हम, कृतिशीलता जो महापुरुषों का लक्षण है, अगर हम खुद के अंदर भी वो लाने की कोशिश करते हैं कुछ परसेंट भी, तो भी हम अपने कामों में
सब सफल हो पाएंगे। लव फॉर एनिमल्स, प्राणियों के लिए दया, प्राणियों के लिए केयर फॉर एनिमल्स, ये प्रिंसिपल हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओपन माइंडेडनेस मीन्स एक विशाल व्यापकता जो हमारे अंदर हमें निर्माण करनी है, वो ये गुजरात शिलालेख में बताया गया है। तो सहकारियों, ये जो 2 शिलालेख थे जो हमें एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या क्वालिटीज है, मॉरलिटी कैसे हम बना सकते हैं, उसकी तरफ हमें लेके जा सकते हैं। और ये जो अशोका, अगर हम एक व्यक्ति की तरह देखते हैं, उनके व्यक्ति विशेषताएं क्या थी? एक मीन्स उनके अंदर रैशनलिज्म था, रैशनलिटी था, मीन्स तार्किकता थी, उनके अंदर विवेक था, उनके अंदर विजडम था, और ये सब चीजें के कारण उनके अंदर एक मोरालिटी थी। मीन्स विवेक, मीन्स तर्क से विवेकता, विवेकता से विजडम, और विजडम से मोरालिटी। ये अगर हम लिंक देखते हैं तो ये लिंक उनकी, ये जो लिंकिंग है वो उनकी विशेषताएं थी, और राजा होने के कारण, राजा के रूप में उन्होंने ये चीजें अपनी प्रजा में प्रसारित करने की, स्प्रेड करने की, उनके अंदर निर्माण करने की पूरी तरह से कामयाब कोशिश की। और यही था बेस उनके गोल्डन पीरियड का, ये बेस था उनका गोल्डन पीरियड का सहकारियों। और स्टेप्स उन्होंने ये कैसे डेवलप किया, व्हाट वेर द स्टेप्स ऑफ अशोका एज अ किंग। उन्होंने पहले हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ। अगर एक राजा, उनको व्यक्ति देखेंगे तो हेल्थ, उनको पता चला हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, वो इंप्लीमेंट किया एक राजा के रूप से उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल। और ये एक बड़ी स्टेप रही उनकी, एक बड़ा कदम रहा सब लोगों का जो ओपिनियन था अपनाने के लिए, अपनापन महसूस करने के लिए, सभी प्रजा में वो एक अपनापन डेवलप किए, मीन्स निर्माण कर सके, बिकॉज ऑफ हिज फर्स्ट स्टेप दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। उनके कारण मीन्स अगर प्रजा के सबके हेल्थ का अगर केयर करना अगर एक राजा कोई करता है तो कौन सी प्रजा उनके खिलाफ विद्रोह करेगी? हर एक प्रजा उनको अपनी पिता की तरह मानने के लिए तैयार हो गई, बिकॉज ऑफ दिस हिज फर्स्ट स्टेप हेल्थ फॉर ऑल। दूसरा स्टेप था उनका एजुकेशन फॉर ऑल। जो समय से, सदियों से अनविकसित की विद्या खास वर्ग के लिए, हायर क्लास के लिए ही ओपन थी, वो विद्या अनविकसित की विद्या जिसे दीप विद्या माना गया सब विद्याओं का। और ये सब अतदीप भव जो प्रिंसिपल था उसका सीक्रेट है ये मिस अनविकसित की विद्या। ये अशोका ने राजा होके सबके लिए खुली कर दी गई, और अपनी एक पिता अपनी संतानों के लिए जो शिक्षा देना चाहता है वो एक व्यक्ति होके सोचा और राजा होके उसे इंप्लीमेंट किया उस तत्व को, एजुकेशन फॉर ऑल सेकंड स्टेप। और इसके कारण, और थर्ड स्टेप जो है थिंकिंग स्किल फॉर ऑल, उन्होंने रिसर्च एटीट्यूड होने के कारण उन्होंने बीमारी को पकड़ा, और वो बीमारी थी अनविकसित की विद्या नहीं है। अगर उन्होंने सोचा अनविकसित की विद्या अगर देते हैं तो ये मेरी प्रजा सोच समझने वाली प्रजा बनेगी, और शासन और खुद को एक क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, नवनिर्माण की तरफ लेके जाएगी। इसीलिए उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन के दरम्यान उन्होंने ये अनविकसित की विद्या का इंक्लूड किया, अंतर्भाव उसके अंदर किया गया। और ये हुआ अगर उनको व्यक्ति के नजर से देखेंगे तो व्यक्ति के कारण उन्होंने ये सोचा, और एक राजा होके उन्होंने ये थिंकिंग स्किल इंप्लीमेंट किया। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेलिब्रेट एफर्ट्स टू इनहांस द एबिलिटी टू कोऑपरेट टू ऑल। अशोका के पहले समाज में या कम्युनिटीज में कोऑपरेशन नहीं था, वो कोऑपरेशन हर एक व्यक्ति में पैदा करने के लिए उन्होंने हर एक व्यक्ति का एक एबिलिटी, जो क्षमता है, एबिलिटी टू कोऑपरेट, वो जो क्षमता है उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न की पराकाष्ठा की, डेलिब्रेट एफर्ट्स, तब जाके वो पहुंचे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ।
तब जाके उन्हें ये फल मिला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। और डिलिबरेट एफर्ट्स अगर ना होते तो कोऑपरेशन डेवलप कर निर्माण करने में वो कामयाब नहीं होते। तो सहकारियों, ये हमें भी आज पीबीएसपी के प्लेटफॉर्म में डिलिबरेट एफर्ट्स अपने खुद की प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी है टू इनहांस द एबिलिटी टू कोऑपरेट टू ऑल। तो ये 4 स्टेप्स थे जिनके कारण अशोका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एज अ लेमैन एंड एज अ किंग करने में कामयाब हुए। सहकारियों, हम क्यों अशोका को ग्रेट कहते हैं, क्यों अशोका को महान कहते हैं? व्हाई अशोका इज द ग्रेट एंड इज रिलेवेंट फॉर टुडेज सिचुएशन आल्सो। उसका कारण यह है सहकारियों, वो एक धम्मगुरु थे। धम्मगुरु का मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसा करते हैं, धम्मगुरु का मतलब एक जीवन का मार्ग दिखाने वाला, मोरालिटी, समाज में एक तार्किकता, विवेकता और विजडम और मोरालिटी डेवलप करने वाला, इसका निर्माण करने वाला वो होता है धम्मगुरु। और उन्होंने इसका निर्माण अपनी प्रजा में, अपनी समाज में किया है सहकारियों। ही वॉज फिलोसोफर, दार्शनिक थे वो, और इसके कारण ही दार्शनिक मीन्स वो तत्वज्ञानी थे, दार्शनिक थे, जिसके कारण वो ये जो फिलोसॉफी थी उनकी, एजुकेशन की, थिंकिंग स्किल की, वो अपने समाज में कल्टीवेट करने में कामयाब हुए। साइकोलॉजिस्ट, ही वाज द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। क्यों हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ये भावशुद्धि और थिंकिंग स्किल अपनी प्रजा का मन पहचान में, अगर मिस ही कैन आइडेंटिफाई द मेंटल स्टेटस और द मीन्स मेंटेलिटी ऑफ हिज people, and according to that he will elaborate or enhance those qualities of his people as a king। मीन्स अगर व्यक्ति की तरह अगर हम उनको देखते हैं, को वो अपनी प्रजा की मानसिकता को अच्छी तरह से पहचान सकते थे, उनके भाव, और वो भाव अच्छी कंस्ट्रक्टिव वे से समाज उन्नति के लिए यूज करते थे। और वो क्वालिटी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये कब होगा? व्हेन एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ही ये काम कर सकता है। तो ही वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। ही वाज ग्रेट इकोनॉमिस्ट। कम से कम संचय, कम से कम वेल्थ का, संपत्ति का संचय करे और कम से कम उसे खर्च करे जब लगता है। ये इतना बड़ा प्रिंसिपल है, अगर हम इंडिविजुअल लाइफ में भी उसे अपनाते हैं तो हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन होगा बिकॉज ऑफ दैट, ये अलग होगा। डेफिनेटली इट विल 10 टाइम्स बेटर देन करंट सिचुएशन। और सो ही वाज सोशल साइंटिस्ट। समाज का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक उसे रिसर्च करना पड़ेगा, बाय रिसर्च एटीट्यूड, इसीलिए हम उन्हें सोशल साइंटिस्ट भी कहते हैं। ही वाज ग्रेट थिंकर। अगर वो थिंकर नहीं होते तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन करने में कामयाब नहीं होते। वो कामयाब इसीलिए हुए कि ही वाज ग्रेट थिंकर, और वो थिंकर होने के कारण ही उन्होंने वो थिंकिंग स्किल अपने प्रजा को दे दिया। एंड ही वाज अ ग्रेट कोऑपरेटर, जो अपनी प्रजा में, प्रजा की एक व्यक्ति की एबिलिटी टू कोऑपरेट बढ़ाने में कामयाब हुआ, उसे हम ग्रेट कोऑपरेटर कहते हैं। एंड ही वाज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। पूरी प्रशासन प्रणाली एक आदमी कैसा चलाता होगा, इसीलिए उन्हें हम इंटेलेक्चुअल क्लास के भी रूप से देखते हैं और एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी देखते हैं। अगर वो आज वो जो शासन प्रणाली थी अशोका के पीरियड में, आज के शासन प्रणाली में हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारा डिफरेंस, बहुत सारी मिस तफावत जो इसमें इसके अंदर दिखेगी। He was a great administrator and he was king of king. He was king of king, and because of that reason एक व्यक्ति की तरह भी अपनी प्रजा को संभाला और एक राजा ना बल्कि एक पिता होके अपनी प्रजा की केयर फॉर अदर्स प्रिंसिपल अपनाया इन एक्शन। And because of that we are calling him Ashoka is the great। कंसेप्ट है, वो भी कंसेप्ट हम अगर कौन सा हमारा पीबीएसपी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अशोका का कंसेप्ट।
अशोका का कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कोऑपरेशन। जो पीबीएसपी के हर एक लेक्चर, आपने फर्स्ट लेक्चर से आज तक अगर आप गौर करेंगे, अगर आपने अच्छे से इस पे ऊपर सुना होगा और इसके ऊपर सोचा होगा, तो आपको ध्यान में आया होगा कि अशोका की जो फिलॉसफी थी, अशोका का जो कंसेप्ट था, वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने अपनाया, वही महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपनाया, और मान्यवर महानायक कांसीराम इन्होंने तो अशोका का सपना देखा। जो अशोका का जो भारत था, वो भारत हमें निर्माण करना है। तो मिस मेरा भारत कैसा होगा? अशोका के भारत जैसा होगा। ये हमें ये सीख देता है कि अशोका का कंसेप्ट इन महापुरुषों ने अपनाया। तो पीबीएसपी की जो आइडियोलॉजी है, जो कंसेप्ट है, हर एक मूवमेंट एक कंसेप्ट के ऊपर चलता है, टिकता है, लॉन्ग लाइफ तक जाएगा, सस्टेन होगा, मेंटेन होगा। वो हमारी विचारधारा अशोका की विचारधारा है, इन महापुरुषों की विचारधारा है। और आज का हमारा चैलेंज है कल्चर ऑफ फियर। सहकारियों, ये कोविड का एक इमीडिएट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। कल्चर ऑफ फियर डेवलप करने में आज का शासन कामयाब हुआ। क्यों हुआ? कि हमारे पास रियल एजुकेशन नहीं है, थिंकिंग स्किल नहीं है, और हमारे अंदर कोऑपरेशन, वी आर नॉट एफिशिएंट टू कोऑपरेट। इसीलिए ये वो कामयाब हो रहे। अगर उनका ये जो चैलेंज अगर हमें एक्सेप्ट करना है, वो कल्चर ऑफ फियर डिस्ट्रॉय करना है हमारे, और कास्ट मजबूत की गई है ये प्रिंसिपल से। सहकारियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कास्ट रिजिड कैसे की गई है आफ्टर अशोका ब्रदरथ की हत्या के बाद, शुंगमित्र के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा, तो वो सहारा लिया गया है इसका, कल्चर ऑफ फियर का। अगर मनुष्य व्यक्ति के अंदर अगर भय पैदा करेंगे, तो वो व्यक्ति से हम कुछ भी कर, व्यक्ति द्वारा कुछ भी करने में कामयाब होंगे। और यही हालत हमारे समाज की आज हुई है। एंड दैट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ पीबीएसपी, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, which we have to face this challenge. We have to kill this culture of fear. We have to destroy this culture of fear by education, by thinking skill and by cooperation. और इसीलिए कहते हैं the Ashoka's reign will become, it will create the fearless each one. यानी कि अशोका का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इसके पीछे ये कल्चर ऑफ फियर डिस्ट्रॉय करने की हमारी प्रोसेस है सहकारियों। और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में आप सभी का एक हाईएस्ट लेवल पे जाके आपका सहयोग रहेगा, आपकी प्रयत्न की पराकाष्ठा रहेगी, ऐसी मैं आशा करके यही मैं खुद को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।